हाँ जी, सुनो सारे के सारे। आवाज आ रही होगी आप सभी लोगों को, तो सुनना सबके सब। देखिएगा, जो अपनी पिछली क्लास हुई थी, एक ही क्लास हुई थी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो उस क्लास के अंदर अपन ने स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था कौन सा? वोल्टा स्रोत, है ना। तो हमने वोल्टा स्रोत के दो पार्ट बताए थे। एक तो बताया था आदर्श वोल्टा स्रोत, और दूसरा बताया था वास्तविक वोल्टा स्रोत। तो आदर्श वोल्टा स्रोत को अपन ने डिफाइन भी करवा दिया था और लिखवा भी दिया था, ठीक है। तो एक बार मैं वापस शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं आदर्श वोल्टा स्रोत को। देन अपन किसके ऊपर आएंगे? वास्तविक वोल्टा स्रोत के ऊपर आएंगे। तो सुनना क्या था, हमारे पास में ये एक बैटरी है, ठीक है। और ये इसके दो टर्मिनल है, एक प्लस है, एक माइनस है। मान लीजिए बैटरी 12 वोल्ट डेवलप करती है, ठीक है। ये बैटरी कितना वोल्ट डेवलप करती है? 12 वोल्ट। और इधर भी यदि मुझे कितना मिल जाए? 12 वोल्ट की मिल जाए। इधर भी मुझे कितना वोल्ट मिल जाए? 12 वोल्ट की मिल जाए। तो मैं कहूंगा यहां किसी प्रकार के वोल्टेज का लॉस नहीं हुआ। अगर यहां किसी प्रकार के वोल्टेज का लॉस नहीं हुआ, तो मैं कह सकता हूं इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? जीरो होगा। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कंडीशन बनती है? एक तो v का मान किसके बराबर है? v डैश के बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? r इनका मान क्या है? जीरो है। अब यदि मैं इसको डेफिनेशन की टर्म के अंदर समझूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, ठीक है। और ये है मेरे पास में आंतरिक प्रतिरोध जो कितना है? जीरो है। और इधर है मेरे पास में लोड प्रतिरोध आर एल, जिस पर मुझे क्या लेना है? आउटपुट लेना है। इस पर मुझे क्या लेना है? आउटपुट लेना है, ठीक है। अब यदि इसका 12 वोल्ट की ये बैटरी है, और अगर आर इनका मान जीरो है, तो मुझे आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 12 वोल्ट ही मिलना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा अपन को। देखो करंट कैसे बहेगी, प्लस टू माइनस इस तरीके से, ठीक है। अब ये आर इन और आर एल दोनों किसके अंदर है? श्रेणी क्रम के अंदर है। तो V बराबर आई आर लगाऊं, तो मैं V बराबर आई आर लगाएंगे अपन, तो I बराबर कितना आएगा? V अपॉन आर। और अगर मैं यहां पे V का मान कितना रखूं? 12 वोल्ट रखूं, R का मान कितना रखूं? ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसको मान लेता हूं मैं, कितना ओम है ये? 12 ओम ही मान लेता हूं। कितना ओम है ये? 12 ओम मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो 12/12 ये कितना आ गया? 1 एम्पियर। कितना आ गया? 1 एम्पियर, ठीक है। कितना मिला मुझे? ये 1 एम्पियर। अगर मैं इसे 12 ओम ही मान लू, तो यहां पे ये तो जीरो है, ये 12 ओम है, दोनों श्रेणी क्रम के अंदर होंगे तो जुड़ जाएंगे। 12 प्लस जीरो कितना आएगा? 12। यानी आई का मान मुझे कितना मिला? 1 एम्पियर मिला। यानी ये कह रहा हूं मैं कि इस आर एल के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो इस पर मैं अगर वोल्टेज ज्ञात करूं इसके सिरों पर, तो वोल्टेज कैसे ज्ञात करते हैं? V बराबर आई आर। आई कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर? एक। प्रतिरोध कितना है? ये 12। तो मुझे वोल्टेज कितना मिल गया? 12 वोल्ट मिल गया। इसका मतलब जितना वोल्टेज मैंने लगाया उतना ही वोल्टेज मुझे यहां पे मिल गया आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति के अंदर आर इनका मान क्या है? जीरो है। अब सुनो, अगर मैं इस 12 ओम को चेंज कर दूं, इस 12 ओम को क्या कर दूं मैं? चेंज कर दूं। सपोज करो इस 12 ओम को चेंज करके मैं 6 ओम कर दूं, तो 6 ओम करने से क्या आउटपुट का वोल्टेज चेंज होगा? चेक करो, आउटपुट का वोल्टेज चेंज नहीं होगा। कैसे? V का मान कितना है? 12 है। अगर किसी ने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो पहले वाली क्लास देख लेना, उसमें थोड़ा स्लो वे में समझा रखा है, ठीक है। तो R का मान अब कितना हो गया? चेक करो, 6 और 0 कितना हो गया? 6। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर? अब 2 एम्पियर की। कितनी एम्पियर की? 2 एम्पियर की। अब की बार करंट 2 एम्पियर की है, तो लगाओ V बराबर आई आर। आर का मान तो कितना है? 6 है। और I का मान कितना है? 2 है। तो अब भी क्या आ गया मेरे पास में? 12 वोल्ट ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां आर एल को चेंज भी करूंगा, तो भी आउटपुट का वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला। तो इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को अपन क्या बोलते हैं? आदर्श वोल्टेज स्रोत कहते हैं। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए क्या कंडीशन बनी?
आदर्श वोल्टता स्रोत के लिए कंडीशन नंबर पहली तो ये है कि इस प्रकार का जो स्रोत होता है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा का मान क्या होता है, 0 होता है। प्रतिरोध के तौर पे बोलो तो आर इन बोल दो और प्रतिबाधा के टर्म में बोलो तो जेड इन बोल दो। दूसरी बात, या आप ऐसे बोल सकते हो आर इन का मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा, आप जेड एल को चेंज करोगे तो आउटपुट के वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, उतना ही वोल्टेज हमें मिलेगा आउटपुट में जितना वोल्टेज हमने लगा रखा है। आउटपुट के अंदर हमें उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना वोल्टेज हमने लगा रखा है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि आर एल को कितना ही चेंज कर लो, आउटपुट का जो वोल्टेज होगा वो उतना ही रहेगा जितना लगाया हुआ है। तो इस प्रकार के वोल्टता स्रोत को अपन क्या कहते हैं, आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। ऐसा अपन पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, मैंने आप लोगों को सारा का सारा समझाया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन वास्तविक वोल्टता स्रोत के ऊपर। तो देखो, सेकंड आता है अपना आदर्श के बाद में वास्तविक वोल्टता स्रोत। आराम आराम से समझेंगे एक एक चीजों को। सुनो, देखो देखो अगर मैं वास्तविक वोल्टता स्रोत की बात करता हूं तो वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए मैं ये कहूंगा कि इसके लिए एक तो आंतरिक प्रतिबाधा का मान 0 नहीं होता है। यानी आप कह सकते हो कि Z in या R in does not equal to 0। पहली बात तो क्या कहोगे आप, Z in या R in does not equal to 0। अब इस कंडीशन को अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक बैटरी है, सपोज ये हमारे पास में एक बैटरी है और ये इस बैटरी के यहां पे मैं बोलूं तो इस बैटरी के यहां पे 2 टर्मिनल हैं। इस बैटरी के यहां पे अपन कहें तो ये कितने टर्मिनल हैं, 2 टर्मिनल हैं, एक है प्लस एक है माइनस, ठीक है। मान लीजिए बैटरी 12 वोल्ट डेवलप करती है, ठीक है, और आउटपुट के अंदर मुझे 12 वोल्ट नहीं मिलता, आउटपुट के अंदर मान लो मुझे कितना वोल्टेज मिलता है, 10 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये तो मैंने लगा रखा है वोल्टेज, ये मुझे आउटपुट में मिला। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं होगा। आर इन डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसके एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, तभी तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज क्या मिला है, कम मिला है। तो इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं वास्तविक वोल्टता स्रोत। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि V डज नॉट इक्वल टू V डैश, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि R इन डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्रकार के वोल्टता स्रोत को अपन क्या कहते हैं, वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हो Z इन डज नॉट इक्वल टू 0 और कह सकते हो V डज नॉट इक्वल टू V डैश। तो इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक वोल्टता स्रोत। देखो जो आदर्श वोल्टता स्रोत था, उस आदर्श वोल्टता स्रोत के अंदर आप लोगों ने चेक किया तो आपको पता चला था कि Z इन का मान 0 था और ZL को चेंज करने पर आउटपुट का वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा था। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां जब जब आप ZL को चेंज करोगे या RL को चेंज करोगे तो आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा, चेंज ही होने वाला है। आउटपुट का वोल्टेज क्या होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। तो मैं बताता हूं आपको किस तरीके से यहां चेंज होगा, देखिएगा, सुने। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये कुछ इस तरीके से बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। चलो आओ, ये है मेरे पास में आर इन और इधर है मेरे पास में आर इन, ठीक है। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, पहली बात, ठीक है। मान लेता हूं ये कितना ओम है, 12 ओम की है, ठीक है। कितना ओम है ये, 12 ओम है। या फिर मैं मान लेता हूं, थोड़ा इसको सही कर लेता हूं, मान लो ये 10 ओम है। कितना ओम है ये, 10 ओम है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं अपन, ये कितना ओम है, 2 ओम है, ठीक है। इतना होता नहीं है, हालांकि 0.1 0.2 0.3 कुछ ऐसा होगा ना, फिर भी अपन रफ आइडिया ले रहे हैं। तो मैंने इसको 10 ओम मान लिया, इसको 2 ओम मान लिया। करंट ऐसे फ्लो होगा इसके अंदर, ठीक है। अब चेक करो इसके अंदर करंट कितना अमाउंट का फ्लो हो रहा है,
तो हम सभी जानते हैं V बराबर आई आर होता है और I इक्वल टू होता है V अपॉन आर। V का मान है मेरे पास में 12 वोल्ट, R दोनों श्रेणी क्रम में है तो 12 ओम आ गया। तो I बराबर आ रहा है 1 एम्पियर। कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है। अब अगर मैं आउटपुट का वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा तो आउटपुट का वोल्टेज कैलकुलेट होगा V बराबर आई आर से। I आ रहा है 1 एम्पियर का, इधर आर एल कितना है? 10 ओम का है। ठीक है। तो यहां पे मुझे आउटपुट में कितना वोल्टेज मिला? 10 वोल्ट मिला। मैंने लगाया कितना था? 12 वोल्ट। मिला कितना? 10 वोल्ट। यानी कहीं ना कहीं 2 वोल्ट का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो मैं कह रहा था ना कि एक तो आर इन डज नॉट इक्वल टू 0 और एक बी और बी डैश ये भी आपस में बराबर नहीं होते। पर क्या आर एल को चेंज करने से आउटपुट का वोल्टेज बार बार चेंज होगा? जैसे देखो पहले वाली केस के अंदर क्या था कि हमने आर एल को चेंज किया तो हमें हर बार ही क्या मिल रहा था? 12 वोल्ट मिल रहा था। तो क्या इसमें आर एल को चेंज करने पर हमें हर बार ही 10 वोल्ट मिलेगा? नहीं, इसमें आर एल को चेंज करने पर हर बार वोल्टेज चेंज होगा। कैसे? चेक करो। मान लीजिए आपने इसको चेंज करके कर दिया कितना, मैं कुछ अगर आइडिया लू तो मान लो आपने इसको कर दिया 4 ओम। कितना कर दिया आपने इसको? 4 ओम। अगर 4 ओम कर दिया तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो ये लो 6। अब करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर की। तो अब कितना हो गया? आई का मान तो कितना हो गया? 2 हो गया। आर का मान कितना हो गया? 4 हो गया। वोल्टेज कितना मिला? 8 मिला। वोल्टेज कितना मिला? 8 मिला। पहले कितना मिल रहा था? 10। अब कितना मिला? 8। इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर कि आप जैसे जैसे आरएल को चेंज करोगे आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा? चेंज होगा। जैसे जैसे आरएल को चेंज किया जाएगा वैसे वैसे आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा? चेंज होगा। तो क्या मैं स्पष्ट रूप से दो बातें कह सकता हूं इसके लिए कि वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए Z इन डज नॉट इक्वल टू 0। पहली बात। दूसरी बात, आप ZL को चेंज करोगे तो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो भी कैसा होगा? चेंज ही होगा। तो इस प्रकार के सोर्स को अपन कैसा सोर्स कहते हैं? वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। तो अब आप लोग सेकंड पॉइंट लगा लो, वास्तविक वोल्टता स्रोत, और लिखो इसके अंदर सेकंड पॉइंट लगाना वास्तविक वोल्टता स्रोत, और लिखना इसके अंदर ऐसा वोल्टता स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य ना हो। ऐसा वोल्टता स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य ना हो, अर्थात Z इन डज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात Z इन डज नॉट इक्वल टू 0। Z इन डज नॉट इक्वल टू 0। और लोड प्रतिबाधा ZL को और लोड प्रतिबाधा ZL को परिवर्तित करने पर निर्गम वोल्टता भी परिवर्तित हो। निर्गम वोल्टता भी परिवर्तित हो। निर्गम वोल्टता भी परिवर्तित हो। निर्गम वोल्टता भी परिवर्तित हो तो ऐसे वोल्टता स्रोत को वास्तविक वोल्टता स्रोत कहा जाता है। वास्तविक वोल्टता स्रोत कहा जाता है। चलो आओ ना, देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं।
तो ZL को परिवर्तित करने पर निर्गम वोल्टता परिवर्तित होगी। परिवर्तित, ठीक है। तो यहां पे इस प्रकार के वोल्टता स्रोत को क्या कहते हैं? वास्तविक वोल्टता स्रोत। चलो उतार लो ऐसे कैसे, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है ऐसे कैसे कॉपी कर लो, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है ऐसे कैसे कॉपी कर लीजिएगा। ऐसे के ऐसे कॉपी कर लो जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। उतारो इसे फटाफट। चलो अब क्या करेंगे अपन, यहां पे आदर्श वोल्टता स्रोत और वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए V और I के बीच में वक्र खींचते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। चलो आइएगा ना, सुनो। तो आप लोग वक्र बनाएंगे अब ना, देखिएगा। अगर मैं इसके लिए वक्र बनाऊं तो बड़ा सिंपल वक्र बनता है V और I के बीच में। चेक करना, इधर ले लेता हूं मैं V और इधर ले लेता हूं मैं I, ठीक है। कोई कहेगा इधर ही V क्यों लिया, इधर ही I क्यों लिया है, ये लो थोड़ा इसको सीधा बना देता हूं, रुको ना। अब कोई कहेगा कि भाई इधर ही V क्यों लिया है, इधर I क्यों लिया है, चेंज भी कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी वक्र बन सकता है, इधर I हो और इधर क्या हो, V हो। थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा जो समझाया है वो ध्यान रखना, उसके आधार पे वक्र आसानी से बन जाएगा। कैसे, सुनो देखो बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आदर्श वोल्टता स्रोत के अंदर क्या था, आप जेड को कितना भी चेंज कर लो, आउटपुट का वोल्टेज क्या मिल रहा था, कांस्टेंट। यानी वोल्टेज क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मिलेगा, तो इसका मतलब ये किसके लिए है वक्र, तो आप कहोगे कि ये किसके लिए है, तो मैं कहूंगा ये वक्र है आदर्श वोल्टता स्रोत। और इधर बात करें अपन, तो इधर कैसा मिलेगा, तो चेक करो, आ जाओ। इधर हमें वोल्टेज कांस्टेंट यानी इस तरीके से मिलेगा, थोड़ा सही से बना लेना इसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसकी लाइन है, ये है आदर्श वोल्टता स्रोत की। आदर्श वोल्टता, तो
तो अब वास्तविक वोल्टता स्रोत की बात करेंगे तो वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए क्या होगा, देखो वास्तविक वोल्टता स्रोत की जब मैं बात करूं तो वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए क्या होगा, जैसे मान लो आपने 12 वोल्ट लगाया है, तो आउटपुट के अंदर ये तो हो नहीं सकता कि 12 वोल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा 12 वोल्ट तो, ठीक है, कम ही मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप 12 लगा दो आपको 13 मिल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, तो कम वोल्टेज मिलेगा, तो ग्राफ हमेशा कम वोल्टेज की ओर ही हमको शिफ्ट करना है। तो आप ग्राफ ऐसे शिफ्ट, ये किसका हो गया, वास्तविक वोल्टता स्रोत का। और इसमें दिखाओगे तो आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक वोल्टता स्रोत। इधर ये दिखाओगे तो ये हो गया वास्तविक वोल्टता, ठीक है। फटाफट बना लो इन दोनों वक्रों को ना, फटाफट इन दोनों वक्रों को बना लो, है ना, वक्र लगा लेना हेडिंग, ठीक है, और दोनों वक्रों को फटाफट बना लो ना।
चलो बना लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब सुनो, अब हम पढ़ेंगे धारा स्रोत। लेकिन धारा स्रोत को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक नोट पॉइंट लिखवाऊंगा और उस नोट पॉइंट के अंदर धारा विभाजन का नियम समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये धारा विभाजन का नियम काफी काम आएगा, है ना। देखिएगा, आइएगा, सुनेगा। तो सबसे पहले नोट पॉइंट लगाइएगा धारा स्रोत पढ़ने से पहले, और इस नोट पॉइंट के अंदर अपन धारा विभाजन नियम पढ़ेंगे। धारा विभाजन नियम जो हमारे काफी जगह काम भी आएगा। जैसे जैसे काम आते जाएंगे वैसे वैसे मैं नियम समझाता चलूंगा, ठीक है ना। नोट के अंदर ही लिखना है, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना होगा, ठीक है ना। चलो सुनो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक करंट सोर्स है, इस तरीके से धारा स्रोत है, ठीक है। और करंट सोर्स आई है। अब यहां पे दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक प्रतिरोध ये रहा R1 और दूसरा प्रतिरोध ये रहा हमारे पास में R2, ठीक है। यहां इस करंट सोर्स से करंट आ रही है I, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आते ही, इस जंक्शन पे आते ही करंट कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। मान लीजिए इसके अंदर करंट जाती है I1 और इधर करंट जाती है कितनी? I2। अब आपसे बोला जाए कि I1 और I2 का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ध्यान रखना है इसको? देखो, I1 और एक करंट ज्ञात करनी है अपन को I2। कैसे ज्ञात करते हैं? सुनो, जो करंट सीधे सोर्स से आ रही है वो कौन सी है? I है। तो सबसे पहले I लिखो दोनों के अंदर, I, ठीक है। सबसे पहले अपन ने दोनों के अंदर क्या लिख दिया? I लिख दिया। जो करंट सीधे सोर्स से आ रही है सबसे पहले उस करंट को अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब अपन I1 ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो I1 करंट किसमें फ्लो हो रही है? R1 के अंदर। किसके अंदर फ्लो हो रही है? R1 के अंदर। R1 के समांतर क्रम में कौन है? देखो, R1 के समांतर क्रम में है R2, तो R2 को लिखोगे ऊपर और नीचे क्या कर दो? दोनों का योग कर दो। तो ये लो, नीचे क्या कर दिया मैंने? दोनों का योग कर दिया। जैसे मान लीजिए यहां पे मुझे I2 करंट ज्ञात करनी है, तो I2 करंट किसमें फ्लो हो रही है? R2 में से। R2 के समांतर क्रम में कौन है? R1, तो R1 को ऊपर लिख दो और नीचे क्या कर दो? दोनों को जोड़ दो। इस तरीके से क्या करते हैं अपन? धारा विभाजन नियम का उपयोग करके R1 और R2 में जो फ्लो करंट है I1 और I2 वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं रफ एग्जांपल लूं सीधा सा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक सोर्स है जिस से करंट कितनी आ रही है? 3 एम्पियर की। इधर लगा हुआ है 2 ओम का प्रतिरोध, इधर लगा हुआ है 4 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लो करंट है I1, इसके अंदर फ्लो करंट है I2। तो बताइए यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, तो 2 ओम के अंदर बहने वाली धारा कितनी होगी? अब मुझसे कहे कि 2 ओम के अंदर बहने वाली धारा ज्ञात करो, तो 2 ओम के अंदर बहने वाली धारा है I1। कैसे ज्ञात करेंगे? आज सोर्स से कितनी करंट आ रही है? 3। फिर इसके बाद में चेक करो, 2 ओम के अंदर बहने वाली धारा ज्ञात करनी है, तो 2 ओम के समांतर क्रम में कौन है? 4 है। तो 4 को लिखो ऊपर और नीचे दोनों का क्या कर दो? योग कर दो। तो ये हो गया यहां पे I1 बराबर 3 इंटू 4/6, तो ये गया 2 और ये आ गया 2 4 में, यानी 2 एम्पियर की करंट इसके अंदर फ्लो होगी। कितनी करंट फ्लो होगी इसके अंदर? 2 एम्पियर की। मान लीजिए आपको I2 करंट ज्ञात करनी है। अब I2 करंट किसमें फ्लो हो रही है? 4 ओम के अंदर। तो सबसे पहले सीधे जो करंट आ रही है वो कितनी है? 3। 4 के साथ समांतर क्रम में कौन है? 2 और नीचे क्या कर दो? 2 + 4, तो ये कितना हो गया? ऊपर 3 दूना 6, नीचे भी 6, ये कितना आ गया? 1 एम्पियर। यानी मैं कहूंगा कि यहां पे ये करंट तो कितनी बहेगी इसके अंदर? 2 एम्पियर की, और इसके अंदर करंट कितनी बहेगी? 1 एम्पियर की। अब देखो यहां कितनी करंट आ रही थी? 3 एम्पियर की, तो 2 एम्पियर इधर चली गई, 1 एम्पियर इधर चली गई।
देख लो इस जंक्शन पे इस नोड पर आने वाली धारा किसके बराबर है, जाने वाली धारा के। आने वाली धारा 3 एम्पियर, तो जाने वाली धाराओं का योग भी कितना है, 3 एम्पियर ही है। यानी किरचॉफ का जो पहला नियम है धारा का नियम, उसकी पालना भी यहां पे होगी। ठीक है, तो आपको ये सीडीआर रूल इसलिए बताया है क्योंकि जब मैं धारा स्रोत पढ़ाऊंगा तो उस धारा स्रोत के अंदर आप लोगों को करंट कैलकुलेट करने के अंदर आसानी रहेगी। मतलब वहां पे तो केवल हमको डिफाइन करना है, पर मैं जिस तरीके से एग्जांपल लेके समझाऊंगा वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। इस सारे डेरिवेशन के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सीडीआर रूल काम में आता है। काफी जगह हमें कैलकुलेशन को आसान करने के अंदर भी ये काम आएगा, और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को केवल नोट पॉइंट लगाना है। नोट पॉइंट लगा के लिखो धारा विभाजन नियम, ये डायग्राम बना लो और इसके पास में फॉर्मूले लिख लो, और ये हमको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो उतारो इसे। उतारो इसे फटाफट। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन धारा स्रोत पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी दूसरी क्लास है, अभी तक केवल एक क्लास हुई है, ये सेकंड क्लास है। ठीक है, तो इसे उतार लो। ठीक है, तो यहां तक वोल्टेज सोर्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वोल्टता स्रोत, आदर्श वोल्टता स्रोत, और इसके बाद में वास्तविक वोल्टता स्रोत, और वो एग्जाम में पूछता भी है आप लोगों से, और आप लोगों को उसके ग्राफ भी अच्छे से तैयार करने का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन धारा स्रोत करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।